नमस्कार, मैं रणवीर सिंह आपका ओम चाणक्य क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसे कि मैंने कल आपको पढ़ाया था, हिस्ट्री का एक टॉपिक था एंसेंट इंडिया, वो मैंने आपका कल कवर किया था पूरा। आज हम मध्यकालीन भारत को पूरे को कवर करेंगे। और मध्यकालीन भारत से वैसे तो आपका प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत दोनों से मिलकर 5 नंबर का आ रहा है, बहुत ज्यादा नंबर का नहीं आएगा इसमें से, लेकिन फिर भी एक एक नंबर मायने रखता है। तो इसका ज्यादा लंबा टॉपिक चलेगा भी नहीं, मैं मान के चलता हूँ कि 1 घंटे के आसपास आपकी एक क्लास कवर आप तक पूरा कर जाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा टॉपिक भी नहीं है। वैसे तो टॉपिक जो दिए गए हैं बहुत ज्यादा लंबे दिए गए हैं, लेकिन मात्र 2-2.5 नंबर में बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ना समझदारी की बात नहीं होगी। तो देखते हैं हम यहाँ पर क्या है आपका, इसमें देखा जाए तो राजपूत काल में मैंने आपको कुछ पार्ट तो कल ही पढ़ा दिया था, जैसे कि प्रतिहार वंश वगैरह मैंने आपको कल ही कवर करा दिया। उसके बाद आपका सल्तनत काल है, मुगल काल है, मराठा है, ब्रिटिश का आपका अवयुद्ध है, मतलब ये आपका किसमें आ जाता है, आधुनिक भारत में आ जाता है। ठीक है, तो बस केवल इसमें अगर देखा जाए तो हम केवल 2 ही टॉपिक ठीक से कवर करेंगे, एक सल्तनत काल, एक आपका मुगल काल। ठीक है, ये आपका मैंने कल सारा का सारा प्राचीन भारत कराया था। जितने मैं ओपन करता हूँ इतने से आप जल्दी से लाइव आ जाइए। धर्मेश गुड इवनिंग, कल्पना चौहान गुड इवनिंग, चाणक्य वालों का चेला हेलो, ठीक है, डोली गुड इवनिंग, इरम गुड इवनिंग। ठीक है, जल्दी से आ जाइए आप लोग, लाइव आ जाइए जल्दी से। बिल्कुल ठीक है, देख लीजिए यहाँ से देखते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको यहाँ तक करा भी दिया था। मिहिर भोज इस वंश का मतलब किस वंश का, आपका गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी राजा मिहिर भोज था। यहाँ तक मैंने आप लोगों को करवा दिया था कल। आप लोग ये बताइए सबसे पहले, क्या आवाज आप लोग तक साफ आ पा रही है? क्या आवाज साफ आ पा रही है आप लोगों तक? ठीक है, आवाज साफ आ पा रही है तो ठीक है, चलो देखते हैं अब आपकी शाकंभरी के चौहान। सबसे पहले शाकंभरी के चौहान मतलब आपका जो, जिनका पृथ्वीराज चौहान के नाम से भी जानते हैं। दरअसल उनका नाम अगर वास्तविक देखा जाए तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय था उनका नाम, लेकिन आप लोग सभी उनको जो है पृथ्वीराज चौहान के नाम से जानते हैं। और एग्जामों में भी कई बार केवल पृथ्वीराज चौहान के नाम से दिया जाता है। वैसे अगर एग्जाम में पूछा जाए पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तो ये आपका सबसे सही नाम होगा उनका। तो शाकंभरी के चौहान आप लोग जानते हैं, शाकंभरी जो है इनकी कुल देवी भी थी, इनकी चौहान वंश की। तो शाकंभरी के चौहान की अगर बात करें तो इनका वास्तविक शासन जो था अजमेर में था। कहाँ के थे शासक? ये अजमेर के, ठीक है, ये जो शासक थे कहाँ के थे? अजमेर के। कुछ जगह आपको दिल्ली के शासक दिखाई देगा, दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान। तो दिल्ली में जो है इनके नाना का शासन हुआ करता था, जिनका नाम था अनंतपाल चौहान, सॉरी अनंतपाल तोमर, अनंतपाल तोमर। ठीक है, तो एक एग्जाम में तो केवल इतना ही पूछा गया है कि 11वीं शताब्दी में दिल्ली में किस वंश का शासन था। तो 11वीं शताब्दी में दिल्ली में आपका अनंतपाल तोमर का शासन था, या फिर तोमर वंश का शासन था। किसका शासन था? तोमर वंश का शासक था, क्योंकि इनका कोई संतान नहीं थी, मतलब इनका कोई लड़का नहीं था, इसलिए इन्होंने जो अपना शासन था वो किसको दे दिया था? पृथ्वीराज चौहान को दे दिया था। पृथ्वीराज चौहान के साथ आपके 2 युद्ध आपको बहुत ज्यादा नोट हो जाते हैं। एक तो 1191 का युद्ध, एक 1192 का। ये आपका तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का फर्स्ट युद्ध था, और दूसरा आपका तराइन का सेकंड। तराइन के प्रथम युद्ध में गोरी हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान विजित हो जाते हैं।
जबकि तराइन के द्वितीय युद्ध में आपका सेकंड जो युद्ध था आपका, इसमें आपका गोरी जीत जाता है और पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं। इसके बाद इनको अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट करने के बाद इनकी हत्या मोहम्मद गोरी द्वारा कर दी जाती है। तो आपका यहां से केवल इतना ही पर्याप्त है, क्योंकि इससे ज्यादा आपसे पूछा भी नहीं जाता है। दो युद्धों को जरूर याद रखेंगे, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध 1191 और 1192 का। आगे चलते हैं। आगे है आपका सल्तनत काल। सल्तनत काल में शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो मोहम्मद गोरी के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। मोहम्मद गोरी था आपका, मोहम्मद गोरी जो है गोर प्रदेश का शासक था। तो मोहम्मद गोरी के आपके दो सबसे महत्वपूर्ण युद्ध है। एक तो तराइन का प्रथम युद्ध, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया है, तराइन का प्रथम युद्ध। तराइन का कौन सा युद्ध हो गया आपका? तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। दो युद्ध होते हैं आपका, फर्स्ट और एक आपका सेकंड। अगर इसकी बात करें तो 1191 में है ये, और 1192 में आपका तराइन का द्वितीय युद्ध है। आप लोग जानते हैं किस किसके बीच हुआ था तराइन का प्रथम युद्ध? गोरी वर्सेस चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान विजित हुए, जबकि गोरी पराजित। ठीक है। उसके बाद आते हैं जी भाई 1192 में। 1192 में भी आपका गोरी वर्सेस चौहान, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्ध हुआ। इसमें आपका पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों ने देख दिया। इसके आगे चलते हैं। इसके बाद गोरी का ही युद्ध होता है 1194 में, चंदावर का युद्ध, जिसमें आपका कन्नौज का शासक जयचंद, जिसकी वजह से कहा जाता है कि जिसने गोरी को इनवाइट किया था पृथ्वीराज चौहान से युद्ध करने के लिए, वही आपका 1194 में उस पर भी हमला होता है। वो कन्नौज का शासक था उस समय पर, और जयचंद को भी पराजित कर दिया जाता है। तो 1194 में कन्नौज का युद्ध जो होता है, चंदावर का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? चंदावर का युद्ध के नाम से जाना जाता है। और इसमें कौन पराजित हो जाता है? जयचंद पराजित हो जाता है। ठीक है। और भारत का पहला गद्दार भी जयचंद को ही कहा जाता है कि भारत का पहला गद्दार कौन था? जयचंद। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है जी आपका गुलाम वंश। गुलाम वंश अब कैसे होगा? दरअसल 1206 में मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक, जो इसका एक गुलाम था, वही जो है आपका क्या बन जाता है? दिल्ली का शासक बन जाता है। दरअसल इसके 3 गुलाम थे। एक यल्तोज भी था। ये दरअसल इसके गोर वगैरह क्षेत्र पर अधिकार करना ज्यादा पसंद करते हैं, जबकि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में जो है अपनी गद्दी संभाल लेता है। याद रखना, दिल्ली सल्तनत में आपका अगर दिल्ली को राजधानी बनाने का जो श्रेय जाता है, वो आपका इल्तुतमिश को जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक आपका दिल्ली में आकर दिल्ली को राजधानी नहीं बनाता। इसको दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? इल्तुतमिश को, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम हुआ करता था। इसमें यहां पर एक बात और याद रखेंगे, एक इसका सेनापति था जिसका नाम था खिलजी था, आपका बख्तियार खिलजी। इसका मोहम्मद गोरी का, उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाई थी। मतलब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट करने का जो काम किया था, वो किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन था? बख्तियार खिलजी आपका मोहम्मद गोरी का सेनापति था। ठीक है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। गुलाम वंश को अगर देखा जाए तो गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश को क्या कहा जाता है? ममलूक वंश। एक बार तो ममलूक वंश के नाम से पूछा था, ममलूक वंश, या फिर इनको कहा जाता है इलबरी वंश। इलबरी वंश, क्योंकि जो जितने भी शासक आपके बने हैं इसमें गुलाम वंश में, ज्यादातर ये इलबरी तुर्क हुआ करते थे। मतलब तुर्कों में एक प्रजाति या फिर वंश कहा जाए इलबरी, तो इलबरी तुर्क थे ये सारे के सारे, या जाति कहा जाए इलबरी आपका। तो ये आपके ईरान के एक इलबरी तुर्क हुआ करते थे, जो कि ज्यादातर शासक बने, इसलिए इस वंश को इलबरी वंश भी कहा जाता है, ममलूक वंश भी कहा जाता है और गुलाम वंश भी कहा जाता है। कई बार आपका आंसर आता है लेकिन उसके बाद भी छूट जाता है क्योंकि नाम याद नहीं है। एक बार तो केवल इतना पूछा हुआ था, निम्नलिखित में से कौन सा ममलूक वंश का शासक है? आप लोगों को ममलूक ही नहीं पता है, जबकि नीचे आपको पता है कि बलबन कौन वंश का था? आपका गुलाम वंश का था। नीचे बलबन दिखाई दे रहा है, तो आप लोग क्या समझ रहे हैं? नहीं, बलबन तो किस वंश का था? गुलाम वंश का था। लेकिन गुलाम वंश को ही ममलूक वंश भी कहते हैं और इलबरी वंश भी इसी को कहा जाता है। यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो बता दीजिए। ठीक है, गुड इवनिंग हो गया भैया सभी को, गुड इवनिंग। कोई समस्या तो नहीं है?
ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं यहां से। तो 1206 में मोहम्मद गोरी मारा जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक क्या होता है भैया, 1206 में गुलाम वंश की स्थापना करता है। गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि ज्यादातर शासक इसमें गुलाम थे। कुछ लोग इसको गुलाम वंश मानने से मना भी करते हैं कि भाई सभी थोड़ी ना थे, लेकिन जितने भी फेमस हुए वे सभी गुलाम, अन्यथा इसका कोई शासक जो है फेमस हो ही नहीं पाया। भाई आपका बलबन था, गुलाम था। इल्तुतमिश था, गुलाम था। आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, गुलाम था। रही बात आपका रजिया वगैरह की या आपका आराम शाह वगैरह की, तो ये ज्यादा फेमस ही नहीं हुए। ठीक है, रजिया केवल इसलिए फेमस है कि वो एक महिला शासिका बनती है, मध्यकालीन भारत में पहली महिला शासिका बनती है। इसके अलावा कोई मतलब कोई बहुत बड़ा युद्ध उन्होंने जीत लिया हो या फिर कोई शासक बन के उन्होंने काम किया हो, ऐसा नहीं कर पाई है। हाँ, उनमें योग्यता थी, लेकिन काम इतना नहीं कर पाई क्योंकि उस समय पर महिलाओं के लिए इतनी छूट आपको वहां पर संभव नहीं थी। अगर देखा जाए कुतुबुद्दीन ऐबक आपका 1206 से 1210 तक ही रहा है, मतलब 4 साल रहा शासक। उसके बाद आपका गोरी का गुलाम था, हम लोग सभी जानते हैं। इसके लाख बख्श भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है, लाख बख्श। यहाँ पर बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पर एक बाबर की भी उपाधि थी, उसको कलंदर कहते थे। तो बच्चे कलंदर में और लाख बख्श में आपका कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको भी दान दक्षिणा देने के कारण क्या कहते थे, लाख बख्श, और उसको दान दक्षिणा देने के कारण कलंदर कहा जाता था। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो बाबर को क्या कहा जाता था, कलंदर, जबकि किसको, ऐबक को यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या कहा जाता था, लाख बख्श कहा जाता था। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। आगे चलते हैं। 1210 में चौगान खेलते समय, एक बार एग्जाम में पोलो लिखा हुआ है, चौगान का मतलब वही कह सकते हैं, पोलो टाइप की गेम होता था ये आपका चौगान, या फिर पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाती है। कुछ लोगों का मानना है कि चौगान जो है जैसे कि अफगानिस्तान में वगैरह में खेला जाता था, बकरे का सिर काटने के बाद जो धड़ बचता था उसके साथ खेला जाता था चौगान, हो सकता है उसी को कहा जाए। लेकिन चौगान जो है घोड़े पर बैठकर ही जैसे बॉल से खेला जाता है ऐसे खेला जाता था। चौगान आपका पोलो गेम के नाम से भी जाना जा सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। दिल्ली कुतुबुद्दीन दिल्ली में इसने क्या बनाया था, यहां पर दिल्ली में कुतुब उल इस्लाम, ये एक ही नाम है, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। उसके बाद अजमेर में इन्होंने 2.5 दिन का झोपड़ा, जब तक 2.5 दिन का झोपड़ा जो था एक मंदिर था जिसको मूर्ति वगैरह हटाकर उसको मस्जिद का रूप दे दिया गया था। और ये पूछा भी जाता है जो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद है, इसके ऊपर संस्कृत में देवी के श्लोक लिखे हुए हैं। आपका सरस्वती देवी के जो श्लोक लिखे हुए हैं, ये पूछा गया सवाल है, निम्नलिखित में से किस मस्जिद पर सरस्वती देवी के संस्कृत में श्लोक लिखे हुए हैं। तो 2.5 दिन के झोपड़े पर है, क्योंकि उसकी दीवारों पर आज भी वे श्लोक लिखे हुए हैं, उनको नष्ट नहीं किया गया है। उसके बाद है कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, एक सूफी संत थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में इन्होंने कुतुब मीनार का काम शुरू करवाया था। मतलब एक कुतुब मीनार बनवाना चाहते थे, लेकिन उससे पहले इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर उस रुके हुए काम को जो पूरा कराता है इल्तुतमिश पूरा कराता है। ठीक है, यहां तक कोई समस्या आप लोगों को भाई? प्रीति, यस सर, मतलब समस्या के लिए यस सर है या कुछ और है? आवाज तो साफ आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है, आगे देखते हैं जी। आपका इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश अगर देखा जाए तो इसका गुलाम था, किसका, कुतुबुद्दीन ऐबक का, और गुलाम के साथ साथ इसका दामाद भी था। इसने अपनी लड़की की शादी भी इल्तुतमिश से की थी, किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और इसका बड़ा ही विश्वसनीय गुलाम हुआ करता था इल्तुतमिश। आगे चलते हैं। आराम शाह को पराजित कर, इसके बीच में आपका 10 में वो मरता है, 11 में बैठता है, तो हैंड टू हैंड नहीं बैठ पाता क्योंकि थोड़े समय के लिए आपका कुछ समय के लिए 2-4 महीने के लिए आराम शाह आता है, लेकिन आराम शाह को आराम से बिठा देता है कौन, इल्तुतमिश। इसके बाद क्या कमेंट आ रहा है, अच्छा नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो आराम शाह को बिठा देता है। फिर आराम शाह के बाद कौन बैठता है गद्दी पर, इल्तुतमिश बैठता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, ये मैंने आपको बता दिया है। लाहौर के स्थान पर मैंने बताया था ना कि आपका कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में शासक होता है, लेकिन शासन वर्ग आपका जो आपका क्षेत्र है वो पूरा का पूरा दिल्ली तक था। तो लाहौर के स्थान पर किसको बनाता है, ये दिल्ली को अपने राजधानी बनाता है।
इसको बनाता है लाहौर के स्थान पर दिल्ली को। तो पूछा जा सकता है कि सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय किसको जाता है? सल्तनत काल में दिल्ली को राजधानी बनाने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया गया है और कई बार पूछा गया सवाल भी। ठीक है, आगे चलते हैं। अतः दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसने चांदी का टका, ये पूछे जाने वाला सवाल है, इसने चांदी का टका और तांबे का क्या बनाया? जीतल। ठीक है, तो तांबे का जीतल और चांदी का टका किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। इसको ठीक से याद करेंगे, तांबे का टका क्या हो गया? तांबे का टका और सॉरी चांदी का टका, गलत बोल दिया मैंने, उल्टा बोल दिया। चांदी का टका और तांबे का जीतल। तांबे का क्या बना दिया भैया? आपका जीतल। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद इसने चहलगामी दल का निर्माण किया। चहलगामी एक गुलामों का दल हुआ करता था जिसमें 40 गुलाम हुआ करते थे और ये इसके विश्वसनीय गुलाम हुआ करते थे जो इसके शासन व्यवस्था में इसकी मदद करते थे। और यहां पर याद रखना, चहलगामी जितना इल्तुतमिश को उठाने में काम करती है, जितना इल्तुतमिश के शासन को चलाने में काम करती है, लेकिन इतना ही बुरा प्रभाव इसके आने वाले जो शासक हैं उन पर पड़ता है। चहलगामी जो है, चहलगामी या चालीसा इसका नाम हुआ करता था। तो चहलगामी या चालीसा में अगर देखा जाए तो इल्तुतमिश के शासनकाल तक अगर देखा जाए तो ये राजा को ऊपर उठाने का काम कर रही है, लेकिन जैसे ही इल्तुतमिश की मृत्यु होती है, रजिया सुल्तान शासक बनती है, रजिया को खत्म कराने में सबसे बड़ा योगदान अगर रहा है तो आपका चालीसा का रहा है। इसके आगे बलवन जाकर इस चालीसा को क्या कर देगा? समाप्त कर देगा, क्योंकि बलवन खुद इस चालीसा का सदस्य रहा है और उसको ये नॉलेज हो चुकी होती है कि जो चालीसा है ये शासक वर्ग को बढ़ाने का नहीं बल्कि अब जो है आपका साजिश का एक गढ़ बन चुका है, साजिश रचने का एक गढ़ बन चुका है चालीसा। तो बलवन आते के साथ ही इसको समाप्त भी कर देता। ठीक है, तो इसने क्या है? चालीसा का निर्माण कराया। पूछा जाता है कि चालीसा का निर्माण किसने कराया था? चालीसा का निर्माण जो कराया था आपका इल्तुतमिश ने कराया था। कुतुब मीनार का निर्माण भी पूरा आपका किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया। इससे जजिया सुल्तान सॉरी रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक रहती है, बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं रहता है। इसके बाद आपका भटिंडा के शासक अल्तुनिया होता क्या है? इस पर आक्रमण कर देता है। इसके बाद रजिया जो है अल्तुनिया से ही क्या कर लेती है? शादी कर लेती है। दरअसल होता क्या है, ये अल्तुनिया जो है पंजाब का या फिर भटिंडा का शासक था। इसको ये चालीसा दल के लोग उकसाते हैं और कहते हैं तुम रजिया पर आक्रमण कर दीजिए, हम इसका बिल्कुल सहयोग नहीं करेंगे और आप क्या करें? दिल्ली पर अधिकार कर लेंगे। इसके बाद जब रजिया पर ये आक्रमण करने के लिए पहुंचता है अल्तुनिया, तो रजिया इसको क्या ऑफर देती है कि भैया दिल्ली तो चाहिए, कौन सा आक्रमण करके मिलेगी? शादी कर लेते हैं, अपने आप दिल्ली तेरी। ठीक है, तो इसके बाद क्या करता है? अल्तुनिया इससे शादी कर लेता है। उसके बाद ये दिल्ली जा ही रहे थे तो हरियाणा में एक जगह पड़ती है, देखो मेरे याद नहीं आ रही है वो, कैथल। हरियाणा में जगह है कैथल। कैथल के निकट ये उस समय पर आराम कर रहे होते थे। कौन कौन? आपका रजिया और अल्तुनिया। अब इन शासकों को पता, मतलब जो इसके चालीसा गुट के सदस्य थे, इनको पता चलता है कि यार ये तो शादी ही कर ली, हमने तो इसको रजिया को मारने के लिए इसको बुलाया था, पता लगा ये तो और हमारे सिर पर आके बैठ गया। तो इन दोनों की हत्या करवा देते हैं डाकुओं द्वारा। किसकी? अल्तुनिया की और रजिया सुल्तान। ठीक है, तो एक राइटर इसके बारे में बोलता भी है रजिया के बारे में कि रजिया की सबसे बड़ी कमी उसका महिला होना था, अन्यथा उसमें कोई और कमी नहीं थी, क्योंकि महिला के सामने सजदा करना उस समय पर पुरुषों को गवारा नहीं था। ठीक है, समझ में तो आ रहा है आपको साफ? कल्पना चौहान, कैथल, बिल्कुल हाँ जी कैथल। हिमांशी, कैथल, ठीक है बिल्कुल कैथल ही है। सीखा। उज्जवल कहां पर है? अच्छा उज्जवल, अच्छा लव मैरिज थी। हाँ कह सकते हैं भैया, लव की मैरिज थी या क्या थी। वैसे मूवी को मत जाना जिसमें धर्मेंद्र शादी करता है हेमा मालिनी से। ठीक है, हेमा मालिनी उसमें शायद रजिया का रोल अदा कर रही है। मैं उस मूवी की बात नहीं कर रहा हूँ, वास्तविकता यही है कि इनको जो है शादी का ऑफर दे देती है और अल्तुनिया उस शादी के ऑफर को स्वीकार कर लेता है।
यहाँ पर राजनीति ज्यादा थी, लव मैरिज कम थी। ठीक है, आगे चलते हैं। उज्जवल को तो उल्टी सूझेगी सारी। हाँ तभी तो उज्जवल है वो। ठीक है, बलवन। अब आते हैं सिद्धार्थ। बीच में वैसे कुछ शासक मिलेंगे आप लोगों को, लेकिन मैंने वे हटा दिए सारे, जो मोस्ट में केवल उनको लेकर आया हूं। बलवन, बलवन जो है आपका, इसका लोह और रक्त की नीति हुआ करती थी। लोह और रक्त की नीति का मतलब ये जो भी काम करता था शक्ति के साथ करता था, तलवार के जोर पर करता था। और रक्त और लोह की नीति का मतलब जब ये बंगाल का विद्रोह दबाने के लिए जाता है एक बार, तो ये इतना क्रूर शासक था कि बंगाल में जब विद्रोह दबाने के बाद, मतलब विद्रोहियों को खत्म करता है, तो विद्रोहियों के कटे हुए सिर ये लेकर बंगाल से दिल्ली तक अपने रास्ते में लगवा देता है, टंगवा देता है। ठीक है, खाल खिंचवाने की सजा ज्यादातर दिया करता था। खाल खिंचवाने का मतलब आप लोगों ने आज तक सुना होगा टीचर से कि खाल खिंचवा लूंगा। खाल मतलब दो चार थप्पड़ मार लेने का मतलब नहीं होता, खाल चक्कू से उतरवा लिया करता था पूरे शरीर से। ठीक है, तो उसको कहा जाता था खाल उतार लेना। तो बलवन इस प्रकार का शासक था। ठीक है ना। इसने आपका कौन सी नीति चलाई थी? लोह और रक्त की नीति चलाई। लोह और रक्त की नीति, लोह रक्त की नीति, लोह और लोह और रक्त की नीति चलाई है। और यहां से उठ के यहां चला गया, की नीति चलाई थी। देवीय सिद्धांत का समर्थक था। देवीय सिद्धांत का समर्थक मतलब ये अपने आप को जो है ये कहा करता था कि मैं ऐसा वैसा शासक नहीं हूं, बल्कि जो आपका सुल्तान होता है वो ईश्वर द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति होता है, ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं होता। इसलिए ये अपने आप को क्या कहा करता था? जिल्ले इलाही। आप लोगों ने सुना है ना जिल्ले इलाही। तो जिल्ले इलाही जो है अपने आप को कौन कहा करता था? बलवन कहा करता था। जिल्ले इलाही मतलब ईश्वर की छाया या अल्लाह की छाया कहा करता था ये अपने आप को। ठीक है, और इसका एक फेमस कथन था, जब भी मैं किसी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ अपनी शमशीर पर चला जाता है। ठीक है, मतलब मैं जब भी निम्न कुल के व्यक्ति को देखता हूं तो मेरा हाथ कहां चला जाता है? शमशीर पर। बस किस काम के लिए? शमशीर मतलब तलवार पर, उसको मारने के लिए। तो इस टाइप का शासक था आपका बलवन। बलवन ने सिजदा और पाबोस, सिजदा मतलब लेटकर दंडवत प्रणाम, और पाबोस मतलब आकर पैरों को चूम लेना। ठीक है ना, ये आपका सिजदा और पैबोस को कहा जाता था। इसने सिजदा और पैबोस प्रथा प्रारंभ की थी। आगे चलकर आपका सिजदा और पैबोस को आपका जहां शाहजहां खत्म करता है सिजदा और पैबोस को। उसके बाद प्रथा प्रारंभ की इसने ईरानी त्योहार नौरोज। इसने ईरानी त्योहार नौरोज, मतलब नौरोज जो है ईरानियों का त्योहार था, मतलब क्या था? पारसी। आज भी पारसी लोगों का त्योहार जो है नौरोज त्योहार, ये ईरान का त्योहार है। ईरान, और ईरान को पुरानी भाषा में क्या कहा जाता था? पारस। ठीक है ना, तो पारसियों का त्योहार था नौरोज, और ये भी अपना ईरान से ही संबंध रखते थे। तो इन्होंने ईरान का त्योहार नौरोज चलाया था। इस नौरोज त्योहार को खत्म करने का काम करता है औरंगजेब। ये पूछा जाता है कि नौरोज चलाया किसने था, नौरोज खत्म किसने किया? ठीक है, तो नौरोज को जो खत्म करेगा वो करेगा आपका औरंगजेब। उसके बाद इसने चालीसा दल का अंत कर दिया, क्योंकि चालीसा दल का खुद भी सदस्य था। जबकि ये इल्तुतमिश के समय में चालीसा दल का सदस्य हुआ करता था ये, लेकिन इसने चालीसा दल को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। इसके आगे चले, बलवन ने दीवान ए आरिज, ये सैनिक विभाग हुआ करता था, दीवान ए आरिज। दीवान ए आरिज नामक इसने एक विभाग की स्थापना की थी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है तो याद रखेंगे दीवान ए आरिज। ठीक है, दीवान ए आरिज विभाग की स्थापना करता है ये। उसके आगे चले, नामक विभाग की स्थापना की। आगे चलते हैं, इसके बाद भी शासक रहते हैं, ऐसा नहीं है। और हाँ जी, खिलजी वंश। खिलजी वंश अगर देखा जाए तो 1290 से 1320 तक है। सबसे कम समय तक यदि वंश रहता है तो आपका खिलजी वंश रहता है, या फिर सैयद वंश। सैयद वंश से ज्यादा रहता है। ठीक है, खिलजी वंश आपका सबसे कम में रहता है। संस्थापक आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, या फिर जलालुद्दीन खिलजी के नाम से भी जाना जाता है इसको। जलालुद्दीन खिलजी या फिर जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के नाम से जाना जाता है इसको। और सबसे वृद्ध व्यक्ति आपका बैठता है गद्दी पर ये सल्तनत काल में। इसके बाद आता है जी अलाउद्दीन खिलजी। इसका भतीजा भी था और इसका दामाद भी था। ठीक है, और इसी की हत्या करके बैठता है ये अलाउद्दीन खिलजी। किसकी हत्या करके? जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके कौन बैठता है? अलाउद्दीन खिलजी। ये 1296 से 1216 तक रहता है। सिकंदर ए शानी इसकी उपाधि धारण करता है। सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण करता है, या फिर सिकंदर द्वितीय। इसको दरअसल ये भ्रम होने लगता है कि अब जो है मैं पूरे वर्ल्ड पर शासन
कर लूंगा। वैसे इसके फिर मंत्री इसको समझाते हैं कि भाई पहले भारत पे शासन कर ले, भारत बहुत बड़ा है, पहले विश्व पे शासन करने की बात बाद में करेंगे। तो फिर इसके कुछ दिमाग में आ जाती है, बस उपाधि लेके रह जाता है। फिर इसने बाजार नीति चलाई, सबसे ज्यादा पूछा जाता है बाजार नीति। तो बाजार नीति आपकी किसने चलाई थी? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाई थी। इसने दाग और हुलिया प्रथा, भैया दाग और हुलिया प्रथा का मतलब क्या होता था कि इनके इक्तेदार हुआ करते थे। किनके? राजाओं के कौन हुआ करते थे? इक्तेदार हुआ करते थे। इक्तेदारी प्रथा आपका इल्तुतमिश ने बड़ी अच्छी तरीके से चलाई है। वैसे तो आपका पहले से चली आ रही थी, लेकिन कई बार पूछा जाता है कि इसका जनक कौन है, तो इल्तुतमिश को लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इक्तेदार क्या हुआ करते थे? इक्तेदार इस तरीके से देखा जाए तो ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पर जो प्रदेश हैं ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटे हुए हैं, जैसे कि अब के राज्य में ऐसे ऐसे छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी यहाँ पर है। ये इक्तेदार ट्रांसफरेबल पोस्ट हुआ करती थी कि इनको जो है ट्रांसफर किया जा सकता था, यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो, यहाँ से उठा के यहाँ भेज दो। तो ये अपने एक भूभाग से टैक्स वसूलते थे। उस टैक्स में से अपनी सेना के खर्च को हटाकर जो शेष बचता था वो किसको दे देते थे? राजा को। अब ये इक्तेदार यहाँ पर क्या किया करते थे? घोड़े तो इनके पास लड़ाई के लिए मात्र 500 और दिखा रखे हैं कितने? 1000 कि हमारे पास तो 1000 घोड़े हैं, तो उनका खर्च अपने पास खा लिए। उसके अलावा सैनिक इनके पास अगर 10,000 है तो बता रहे हैं जी 30,000, तो बाकी 20,000 सैनिकों का खर्च कौन खा गया? इक्तेदार खा गया। वास्तविक का जब युद्ध हुआ तो युद्ध में पता लगा कि आपका घोड़े तो है ही नहीं इतने जितने उन्होंने बताए थे, या सैनिक तो उतने है ही नहीं जितने उन्होंने बताए थे। तो इन्होंने क्या करा? दाग और हुलिया प्रथा, घोड़े पर दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया लिखा जाता था, ताकि बार बार एक ही घोड़े को जब काउंटिंग होती थी तब उसको बार बार एक ही घोड़े को ना दिखाया जा सके। ठीक है, तो इन्होंने दाग और हुलिया प्रथा प्रारंभ की। याद रखना, बहुत ज्यादा पूछा जाता है दाग और हुलिया। अलाई दरवाजे का निर्माण कराया। किसका निर्माण कराया? अलाई दरवाजे का इसने निर्माण कराया। 1303 में चित्तौड़ अभियान किया। 1303 में वो जो आपका पद्मावती वाला मैटर जो आपको पता होगा, 1303 में चित्तौड़ पर अभियान किया तथा अपने पुत्र खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया। किसको बनाया जी? खिज्र खां को चित्तौड़ का शासक बनाया। और चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। इसने चित्तौड़ का नाम रख दिया। अलाउद्दीन ने दक्षिण के अभियान के लिए नेतृत्व आपका किसको भेजा था? मलिक काफूर को। मलिक काफूर नाम का एक हिजड़ा था जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए भेजा था। ये पूछा गया सवाल है। उसके बाद सैनिकों को नगद वेतन देना इसने प्रारंभ कर दिया था। उससे पहले जो है जागीरें दी जाती थी। जागीरें मतलब एक भूमि का क्षेत्र जहां से वे अपना टैक्स वसूल किया करते थे या फिर कृषि कार्य करके अपना काम चलाते थे। आगे चलते हैं। दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना की। इस विभाग की दीवान ए मुस्तखराज विभाग की स्थापना करती है। ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज आपका क्या होता था? राजस्व विभाग है। कौन सा विभाग है? राजस्व विभाग। इसकी स्थापना कौन करता है? अलाउद्दीन खिलजी करता है। आगे आते हैं जी। मुबारक शाह खिलजी। 1000 दिनारी कौन था? हजार दिनारी तो आपका इसी को कहा जाता है, मलिक काफूर को। क्या पूछा है किसी बच्चे ने सवाल? ये कहां पर? नीति का। अच्छा, नीतिका चौहान। 1000 दिनारी कौन था? 1000 दिनारी भैया आपका मलिक काफूर था। इसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए इसको 1000 दिनारी भी कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी ने अपने आप को स्वयं को ही खलीफा घोषित कर लिया। तो दरअसल खलीफा क्या होता है? खलीफा एक मुस्लिम जगत का प्रधान या फिर मुस्लिम जगत का मुखिया अगर देखा जाए तो खलीफा कहलाता है वो। तो खलीफा से खिलजियत लिया करते थे, मतलब एक तरीके से शासन करने की अनुमति, जो एक नॉमिनेटेड हुआ करती थी, मतलब नाम मात्र की हुआ करती थी। अगर खलीफा अनुमति ना भी दे तो क्या दिल्ली का सुल्तान अपनी पदवी छोड़ देगा? ऐसा नहीं था, पदवी तो लेगा। लेकिन होता क्या था इसमें कि ये नाम मात्र के लिए वहां से खिलजियत लिया करते थे या फिर उससे परमिशन लिया करते थे और वो अपना बड़े ही साधारण तरीके से उनको खिलजियत दे दिया करता था। लेकिन आपका एक मुबारक शाह खिलजी नाम का शासक रहा है जिसने स्वयं को ही खलीफा घोषित कर दिया था कि मैं ही खलीफा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। तुगलक वंश 1320 से 1414। तुगलक वंश आपका 1320 से 1414
14 में आपका आवाज आता है। अब अगला वंश आता है 1320 से 1414। सबसे लंबा वंश अगर देखा जाए, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला जो वंश था वो तुगलक वंश था। ये भी पूछा गया सवाल है, सबसे लंबी अवधि तक चलने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश था, 1320 से 1414 तक, यानी कि लगभग 96 साल, सॉरी 94 साल। 6 आगे रह गए बस में, नहीं तो आपका 20 हो जाते तो 100 साल हो जाते, ठीक है ना। तो आपका लगभग कितने साल इनका शासन रहा है? 94 साल। ना आरी न जाने। देखते हैं जी, इसका संस्थापक था गयासुद्दीन तुगलक। कौन था इसका संस्थापक? गयासुद्दीन तुगलक। मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने जो है गाजी की उपाधि ली थी, मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी इसने, इसको मंगोलों को पराजित करने के कारण। याद रखना, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में ये उसका सेनापति भी हुआ करता था। कौन? आपका गयासुद्दीन तुगलक। तो मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने जो है क्या किया था? मंगोलों को पराजित करने के कारण इसने मलिक उल गाजी की उपाधि धारण की थी। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद नामक नगर बसाया था। कौन सा नगर बसाया था? तुगलकाबाद नगर, जो आपका जो दिल्ली में पड़ता है आपको। तुगलकाबाद जो नगर बसाया था वो किसने बसाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। उसके बाद इनका जो एक विवाद है, काफी फेमस है, हनूज दिल्ली दुरस्त के नाम से आपका जाना जाता है। एक कथन है ओलिया जी का, इसका है ये निजामुद्दीन ओलिया का, हनूज दिल्ली दुरस्त। बड़ा ही फेमस और कहानी है ये हनूज दिल्ली दुरस्त में। दरअसल होता क्या है, निजामुद्दीन ओलिया का इनके साथ पंगा चलता रहता था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक के साथ। ये बंगाल विजय पर गया हुआ था उस समय पर, बंगाल में विद्रोह को दमन करने के लिए गया हुआ था गयासुद्दीन तुगलक। तो ये पहले दिल्ली में आने से पहले ही एक सूचना भिजवाता है एक दूत के थ्रू निजामुद्दीन ओलिया के पास कि निजामुद्दीन ओलिया जब मैं दिल्ली में प्रवेश करूं तो वो निजामुद्दीन ओलिया दिल्ली छोड़कर चला जाना चाहिए, मेरी सल्तनत को छोड़कर चला जाए। तो निजामुद्दीन ओलिया ने कहा था कि हनूज दिल्ली दुरस्त, अभी दिल्ली दूर है। और हुआ भी यही कि दिल्ली तक पहुंच नहीं पाए। दरअसल इनके जो बेटे थे जोना खां मतलब मोहम्मद बिन तुगलक की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने अपने पिता के सम्मान में एक टेंट लगवाया था या मंडप सजवाया था। तो जब ये उस मंडप में पहुंचते हैं तो वहां पर हाथी जो है बिगड़ जाते हैं और हाथी उस लकड़ी से बने मंडप को गिरा देते हैं, जिसके नीचे दबकर किसकी? गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। तो इसमें जो है थोड़ा सा ओलिया जी पर भी ये लगता है कि ओलिया ने इनको बददुआ दी या मरवा दिया, क्योंकि ओलिया के जो नजदीकी थे वो थे जोना खां। इनका लड़का जो है ओलिया को बहुत ज्यादा मानता था। अब चलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। वास्तविक नाम आपका मोहम्मद बिन तुगलक का क्या था? जोना खां था। दिल्ली सल्तनत का सबसे शिक्षित शासक भी था। यह हिंदुओं के होली और दीपावली जैसे त्योहारों में हिस्सा लिया करता था। मतलब अगर देखा जाए दिल्ली सल्तनत में सबसे लिबरल शासक अगर कोई था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक था, जिसने हिंदू और मुस्लिमों में कोई भेदभाव नहीं किया। ठीक है, उसके आगे चलते हैं जी। इसने राजधानी दिल्ली से देवगिरी का मतलब कई बार देवगिरी में आकर दौलताबाद आ जाता है। ठीक है, दौलताबाद आ जाता है। तो दौलताबाद जो है आपका राजधानी किसने बनाई थी? ये आपकी राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक ने ही बनाई थी। उसके बाद इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा मतलब जो आपके अब इस समय पर वर्तमान में चलती है ना सांकेतिक मुद्रा, वो इन्होंने चलाने का काम किया था। सांकेतिक मुद्रा को चलाने का काम किसने किया था? सांकेतिक मुद्राओं को चलाने का काम जो किया था आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था सबसे पहले भारत में। अगर देखा जाए जैसे कि आपका अब जो 500 रुपए का नोट है, तो क्या उसकी वास्तविक कीमत 500 रुपए है? नहीं है, शायद 1-1.5 रुपए उसकी वास्तविक कीमत आती है। तो लेकिन चलता कितने में है? 500 रुपए में। ऐसे ही इन्होंने भी जो है सांकेतिक मुद्रा चलाने का प्रयास किया था, जो उनका विफल रहा। उसके बाद अमीर ए कोही नामक इन्होंने कृषि विभाग चलाया था। कौन सा विभाग चलाया था? अमीर ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की थी। बहुत ज्यादा पूछा जाता है अमीर ए कोही। इनके शासन काल में 336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का, मैंने आपको पहली क्लास एक ली थी जिसमें मैंने क्वेश्चंस करवाए थे, उसमें मैंने पूरा विजयनगर साम्राज्य विस्तार से कराया था। हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, हरिहर और
बुक्का नामक 2 भाई। इससे आगे चलते हैं। ठीक है, इसकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। दरअसल इनसे बड़ी ही परेशान थी प्रजा, लेकिन काम बेचारे सीधा करते थे, हो उल्टा जाता था। किसका? मोहम्मद बिन तुगलक का। तो इनकी मृत्यु पर बदायूनी ने कहा था सुल्तान को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसके सुल्तान से मुक्ति मिल गई है। कई बार आपसे पूछा भी जाता है कि मूर्ख शासक किसको कहा जाता था सल्तनत काल में, तो मूर्ख शासक भी आपका सल्तनत काल में किसको कहा जाता था? मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता था। इनके बाद इनका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक बनता है। फिरोज शाह तुगलक पूरी तरह इस्लामिक शासन चलाने की कोशिश करता है और जितने भी टैक्स वगैरह थे उनको हटा देता है। 1351 से 1388 तक रहता है ये शासक। ठट्टा में ही मृत्यु होती है मोहम्मद बिन तुगलक की। ठट्टा में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक को शासक बना दिया जाता है। इसने किसानों के ऋण माफ किए थे। इसने क्या किया? सबसे पहले किसानों के ऋण माफ कर दिए। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। ब्राह्मणों पर क्या लगाया? ब्राह्मणों पर जजिया लगाया। तो पहला शासक जिसने ब्राह्मणों पर जजिया लगाने का काम किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ही था। 23 प्रकार के कर थे उस समय पर सल्तनत काल में, लेकिन 23 प्रकार के करों को समाप्त कर देता है और 4 प्रकार के कर ही लगाता है। कितने प्रकार के कर लगाता है? 4 प्रकार के कर लगाता है, जिनमें आपका जजिया, जकात, हस्ब और खराज नाम के आपके 4 कर जो शरिया के अनुसार होते हैं, 4 ही प्रकार के कर ये आपका लगाता है। इसके बाद इसने एक सिंचाई कर लगाया था। सिंचाई कर का नाम रखा गया था हक ए सर, और ये कर भी इसलिए पहले मौलवियों वगैरह से मतलब क्या सलाह मशवरा कहा जाए, सलाह मशवरा करने के बाद ही लगाया था। इसने दीवान एक खैरात नामक, भैया दीवान एक खैरात नामक इसने एक विभाग स्थापित किया था, जिसमें कि दान दक्षिणा या फिर जो गरीब मुस्लिम महिलाएं हुआ करती थी उनकी शादी ब्याह वगैरह का जो खर्च है वो उसमें उठाया जाता था दीवाने खैरात में। इसने अपनी आत्मकथा फुतुह ए फिरोज शाही लिखी थी। तो फुतुह ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? फिरोज शाह द्वारा खुद ही लिखी गई थी, फुतुहात ए फिरोज शाही। इसने दार उल सफा क्या होता है? दार उल सफा एक राजकीय, दार उल सफा ये राजकीय अस्पताल, मतलब कहा जाए तो सरकारी अस्पताल, दार उल सफा। उसके बाद दीवान ए खैरात, दीवान ए खैरात मतलब गरीबों के लिए दान विभाग हुआ करता था। उसके बाद लोक निर्माण विभाग, इसको तो ये नोट कर लेना, कई बार पूछा गया, ठीक है ना। लोक निर्माण विभाग की स्थापना, तो लोक निर्माण विभाग की जो स्थापना करता है कौन सा शासक करता है? ये आपका फिरोज शाह तुगलक करता है। उसके बाद दफ्तर ए रोजगार, दफ्तर ए रोजगार जो था आपका बेरोजगारों के लिए था। अगला है आपका अनुवाद विभाग, कौन सा विभाग था? अनुवाद विभाग भी था। और दीवान एक बंदगान की भी स्थापना करता है। बंदगान मतलब आपका गुलामों के लिए एक अलग विभाग होता है, दीवाने बंदगान। तो दीवाने बंदगान की भी स्थापना कौन करता है? आपका फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, आगे चलते हैं। दासों के लिए दीवान ए बंदगान, देख लीजिए, दीवान ए बंदगान की स्थापना करता है। इसके दरबार में सर्वप्रथम सर्वाधिक दास थे, कहा जाता है 1.5 लाख से ज्यादा दास थे इसके शासनकाल में। इसके द्वारा फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद नामक नगर बसाए गए। याद रखना, नहरों का जाल भी आपका बिछाने का काम कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक ही करता है। इसने फिरोजाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर और फिरोजाबाद, फिरोजाबाद 2 बार हो गया, फतेहाबाद, अच्छा फतेहाबाद, मैंने फिरोजाबाद पढ़ लिया था, सॉरी। तो फतेहाबाद और फिरोजाबाद वो जहाँ की चूड़ियां वगैरह फेमस है। इन्होंने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। याद रखना, कुतुब मीनार में जो मरम्मत करवाई थी किसने करवाई थी? आपका फिरोज शाह तुगलक ने। यहाँ तक किसी को कोई समस्या तो नहीं है, और ना ही मैं शायद ज्यादा तेज पढ़ा रहा हूँ। फिरोज शाह तुगलक करता है, क्या करता है भाई दीपा रानी? अच्छा ठीक है, आगे चलते हैं। आज 1 घंटे के आसपास शायद आपकी खत्म हो जाएगा, ज्यादा लंबा नहीं चलेगा।
फिरोजशाह तुगलक द्वारा अशोक के 2 स्तंभों को मेरठ और टोपरा से दिल्ली लाया गया था। ये मैंने आपको अशोक के स्तंभ लेखों में पढ़ाया था। वैसे तो अशोक ने जो आपका 2 थे, आपका एक तो 2 स्तंभ लेख थे, मेरठ का था और एक आपका टोपरा का था। कहां लेकर आए थे इन दोनों को? दिल्ली में। ठीक है। उसके बाद ये मध्यकालीन भारत का पहला कल्याणकारी निरंकुश, याद रखना कल्याणकारी शासक में इसका ही नाम गिना जाता है, क्योंकि अस्पताल वगैरह खोलना, नहरों का निर्माण करवाना, सराय बनवाना, दान वगैरह विभाग की स्थापना करना, तो ऐसे कल्याणकारी राज्य जो है आपका वेलफेयर स्टेट जो स्थापना करता है, वो वेलफेयर स्टेट की स्थापना कौन करता है? फिरोजशाह तुगलक करता है। आगे चलते हैं। एल्फिंस्टन ने फिरोजशाह को क्या कहा है? अकबर कहा है। सल्तनत युग का अकबर, याद रखना सल्तनत युग का अकबर और अकबर द्वितीय ये दोनों अलग अलग है। देख लो, ये सल्तनत युग का अकबर अगर किसी को कहा जा रहा है तो वो है फिरोजशाह तुगलक, लेकिन दारा सिकोह को आपको क्या कहा जाता था? अकबर द्वितीय की उपाधि दी गई थी। उसको क्या कहा गया था? अकबर द्वितीय। दारा सिकोह आगे आएगा, मुगल काल में दिखाई देगा आपको दारा सिकोह। ठीक है, तो यहाँ पर 2 चीजें दिखाई देती है। सल्तनत युग का तो पहली बात तो दारा सिकोह जो है सल्तनत काल में है ही नहीं, तो इसलिए आपको यहाँ पर साफ रूप से दिखाई दे रहा है सल्तनत युग का अकबर। तो सल्तनत युग का अकबर किसको कहा जाता है? सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है फिरोजशाह तुगलक को। आगे चलते हैं। नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, क्या कह रहे हैं भैया हम? नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, सॉरी नासिरुद्दीन महमूद शाह। इसके शासनकाल में तैमूर आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है भैया? तैमूर लंग। तैमूर लंग आपका दिल्ली में आक्रमण करता है। तैमूर लंग आक्रमण करता है नासिरुद्दीन मोहम्मद के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत के जौनपुर, अच्छा जी, इसके शासनकाल में जौनपुर, गुजरात और मालवा, याद रखना ये तक भी एक सवाल, एक बार ये सवाल आया था, निम्नलिखित में से किस वंश में दिल्ली सल्तनत का सबसे अधिक विस्तार और सबसे अधिक पतन किस काल में हुआ है? तो वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ है। अगर देखा जाए तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल मतलब आपका तुगलक वंश में दिल्ली सल्तनत का सबसे ज्यादा क्षेत्रफल था और इसका पतन होते होते इसकी सल्तनत जो है पूरी तरह समाप्त हो जाती है। यहां तक कि दिल्ली की जो सल्तनत है वो आपका दिल्ली से पालम तक रह जाती है। ठीक है, इतना छोटा सल्तनत की हो जाती है। आगे चलते हैं जी। सैयद वंश, सैयद वंश में केवल आपका इतना सा पूछा जाता है कि इसका संस्थापक कौन था? तो खिज्र खां इसका संस्थापक था। आगे आ जाता है लोधी वंश। सल्तनत युग का आपका शासन करने वाला अंतिम वंश तो था ही। इसके बाद आपका बहलोल लोधी इसका संस्थापक था। कौन था जी? बहलोल लोधी प्रथम अफगान राज्य था। याद रखना 2 ही अफगान राज्य होते हैं, एक शेर शाह सूरी द्वारा स्थापित किया जाता है, जो इसके बाद आएगा वो द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है, और प्रथम अफगान राज्य की स्थापना कौन करता है? बहलोल लोधी। याद रखना ये जितने भी थे वे सबके सब तुर्क थे। इनके अलावा लोधी वंश के अलावा जितने भी वंश आपके कहां पर आए हैं? सल्तनत काल में आए, वे सबके सब क्या थे? तुर्क थे, जबकि लोधी वंश जो था आपका अफगान था। और इनमें और उनमें केवल इतना अंतर होता था, अफगान जो है, अरे संजीव बैठ लो, दिखा बैठ लो। चलो जितनी देर भी भैया लाइव चलती है, लाइव अभी तक तो चल रही है ना? अभी तक लाइव चल रही है? ठीक है भाई, जितनी देर भी चलेगी। वैसे इसको लगता नहीं है कि ज्यादा देर चल पाएगी, शायद 15-20 मिनट और चलेगी ये। ठीक है, तो क्योंकि लैपटॉप जो है डाउन होने वाला है और लैपटॉप से हम लाइव थे, चलो जितना भी जाएगा। ठीक है, बहलोल लोधी प्रथम अफगान राज्य की स्थापना करता है। उसके बाद बहलोल लोधी ने लोधी नामक चांदी का सिक्का चलाया था। बहलोली सिक्का। बहलोल लोधी ने कौन सा सिक्का चलाया था? बहलोली सिक्का चलाया था चांदी का, जो कि आपका अकबर के शासन काल तक, आपका अकबर से जस्ट पहले तक वहां पर विनिमय, विनिमय मतलब लेन देन का आपका क्या बना रहा? लेन देन का प्रमुख साधन बना रहा। उसके बाद आ जाता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी जो है बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद बना, उसका पुत्र था। इसका जो नाम था निजाम खां था। ये गलत लिखा हुआ है, इसका नाम जो था निजाम।
ठीक है, निजाम खां इसका नाम था और सिकंदर शाह के नाम से ये अपना सिंहासन पर बैठ जाता है। इसके आगे चलते हैं। सिकंदर लोधी का कहना था कि यदि मैं अपने गुलामों को भी पालकी पर बैठा दूं तो मेरे एक आदेश पर उन्हें कंधे, मतलब जो गुलाम हैं उनको कंधे पर उठा लेंगे, मेरे अमीर जो है, मतलब मेरे जो क्या कहा जाए उनको अधिकारी वर्ग है, वो उसको क्या उठा लेगा, कंधे पर उठा लेगा। मतलब इतना ज्यादा ये अपना खौफ बना के रखता था अपने अधिकारियों में। उसके बाद सिकंदर लोधी ने आगरा नामक नगर, बिल्कुल यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सिकंदर लोधी ने जो है आगरा नामक नगर बसाया था। सिकंदर लोधी ने क्या बसाया था, आगरा नामक नगर की स्थापना कराई थी और 1504 ईस्वी में अन्य श्रोताओं के अनुसार कुछ, मतलब कुछ तो कहते हैं 1504 में और कुछ कहते हैं इसको 1506 में इसने आगरा नामक नगर की स्थापना कराई थी। उसने माप तोल के लिए 39 अंगुल का पैमाना विकसित किया था। 39 अंगुल का एक पैमाना विकसित किया था जिसको कहा गया था गज ए सिकंदरी। क्या कहा गया था, गज ए सिकंदरी। ठीक है, दिखाई साफ दे रहा है वैसे आप लोगों को, दिखाई साफ दे रहा है? लाओ ये मोबाइल तो मैं देखता रहूंगा इसमें। ठीक है, दिखाई तो साफ दे रहा है आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है। अगेन गुड इवनिंग सर। अच्छा, अगेन गुड इवनिंग होगी है, ठीक है, देखते हैं। तो उन्होंने जो है माप तोल के लिए गज ए सिकंदरी। अच्छा, अभी दोबारा से जुड़े हैं क्या बच्चे? चलो मैं दोबारा से यहाँ से दिखा देता हूँ आप लोगों को। सिकंदर लोधी का ये तो मैंने पढ़ाई दिया था आप लोगों को, यहीं से पढ़ाया, ज्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। सिकंदर लोधी ने जो है आपका आगरा नामक शहर की स्थापना की थी और आगरा को ही अपनी राजधानी बनाया था। अब याद रखना, पहले लाहौर थी, उसके बाद कहां चली गई, दिल्ली, और दिल्ली से दोबारा से आपका आगरा आने का जो श्रेय है वो किसके पास जाता है, सिकंदर लोधी के उसमें जाता है। फिर क्योंकि आपका मुगल काल में भी ज्यादातर समय पर राजधानी जो रहेगी आपकी आगरा ही रहेगी या फिर फतेहपुर सीकरी को कह लें, और उसके बाद फिर आपका शाहजहां जो है फिर दोबारा से दिल्ली लेकर आएगा राजधानी। ठीक है, तो कुछ किताबों में लिखा हुआ है 1504, कुछ में लिखा हुआ है 1506। वैसे दोनों चीजें ऑप्शन में नहीं आएंगी, तो ज्यादातर जो मान्य है वो आपका 1506 ज्यादा मानते हैं बच्चे, कुछ ज्यादातर 1504 भी मानते हैं कुछ में। उसने आपका नाप तोल के लिए गज ए सिकंदरी, और गज ए सिकंदरी जो होता था भूमि की नाप के लिए बनाया था। ये आपका 39 अंगुल का एक पैमाना हुआ करता था। इसने मुहर्रम पर ताजिए निकालना बंद करा दिया तथा साथ ही महिलाओं को पीरों की मजारों पर जाने से मना कर दिया था। वह फारसी भाषा का जानकार भी था। कौन सी भाषा का जानकार था, फारसी भाषा का जानकार था, और फारसी में गुलरुखी उपनाम से, ये पूछा गया सवाल है, इसको गुलरुखी को जरूर नोट कर लें, गुलरुखी उपनाम से आपका क्या लिखा करता था, ये कविताएं लिखा करता था। ठीक है, इसके आगे अब भाई लैपटॉप तो बंद है तो मोबाइल में ही चैट देखनी पड़ेगी। ठीक है, यहां तक तो किसी को कोई समस्या नहीं आई थिंक। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके काल में लज्जत ए सिकंदरी, कौन सा भैया, लज्जत ए सिकंदरी की रचना हुई थी, जो एक संगीत से संबंधित ग्रंथ था। लज्जत ए सिकंदरी, ठीक है ना, लज्जत ए सिकंदरी जो रचना हुई थी, और इसका किस चीज से संबंधित ग्रंथ था, संगीत से संबंधित ग्रंथ था। आयुर्वेद का आयुर्वेद पर औषधि की अनुवादित पुस्तक फरहंग ए सिकंदरी, याद रखना ये फरहंग ए जो सिकंदरी है ये भी इसी के शासनकाल में होती है, और किस चीज से संबंधित थी, आयुर्वेद से संबंधित थी। आयुर्वेद में जो औषधियां वगैरह हैं उनसे संबंधित थी, फरहंग ए सिकंदरी नाम से जानी जाती थी। आगे अगर चलें
इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक, इब्राहिम लोधी। अब ये आपका सल्तनत काल का अंतिम शासक हो जाएगा, इब्राहिम लोधी सल्तनत काल का अंतिम शासक 1517 से 1526 तक रहता है। पानीपत का प्रथम युद्ध इसके शासनकाल में होता है और पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर के साथ इसकी लड़ाई होती है। किसके साथ लड़ाई होती है जी? बाबर के साथ। ठीक है, बाबर के साथ इसकी लड़ाई होती है पानीपत के प्रथम युद्ध में। कब होती है? 1526 में ये लड़ाई होती है। इसमें ये क्या हो जाता है? पराजित हो जाता है और युद्ध में ही मारा जाता है। याद रखना, दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि युद्ध में ही मारा गया था, युद्ध में लड़ते हुए मारा गया जो शासक था वो कौन था? इब्राहिम लोधी। इसके आगे चलते हैं और आपका मुगल साम्राज्य की नींव पड़ जाएगी। अब आ जाएगा आपका मुगल वंश, या फिर मुगल वंश को क्या कहते हैं हम? चगताई वंश। मुगल वंश को क्या कहते हैं हम? चगताई। याद रखना, इलबरी और चगताई में अंतर है। गुलाम वंश को इलबरी वंश कह रहा था मैं, यहाँ पर चगताई वंश। और एक बार यहाँ से केवल आपसे चगताई वंश से भी पूछा गया था कि चगताई वंश निम्नलिखित में से किस वंश को कहा जाता है? तो चगताई वंश किस वंश को कहा जाता है? मुगल वंश को चगताई वंश कहा जाता है। बाबर 1526 से 1530 तक शासक रहता है, उसके बाद मर जाता है। वास्तविक नाम जो इसका था जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। क्या नाम था इसका? जहीरुद्दीन मोहम्मद। जहीरुद्दीन मोहम्मद इसका वास्तविक नाम था। किसका? बाबर का। ठीक है ना, बाबर तो जो है इसका केवल उपनाम था। बाबर माने बाघ होता है इनके वहां की भाषा में, इनके क्षेत्र की भाषा में बाबर किसको कहा जाता था? बाघ को। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोधी के बीच, जो मैंने आपको बता दिया था 1526 में हुआ। खानवा का युद्ध जो हुआ था आपका मार्च 1527 में हुआ था। किसका? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध आपका किस किस के बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच होता है आपका खानवा का युद्ध। याद रखना, खानवा के युद्ध में ये जिहाद की घोषणा करता है और इसके बाद आपका राणा सांगा पराजित हो जाते हैं। अगला है जो आपका चंदेरी का युद्ध, जो आपका जनवरी 1528 में हुआ था। बाबर और मेदिनी राय के बीच हुआ था चंदेरी का युद्ध। इनका क्रम जरूर पूछा जाता है, आपको याद रखना है। पहला युद्ध जो था आपका पानीपत का युद्ध था, दूसरा आपका खानवा का युद्ध था, तीसरा आपका चंदेरी का युद्ध था और आपका चौथा युद्ध जो था इनका घाघरा का युद्ध था। इसके बाद ये जो है मर जाता है। ठीक है, घाघरा का युद्ध जो होता है इसका, घाघरा का युद्ध आपका बंगाल और उड़ीसा की, सॉरी बंगाल और बिहार की, बंगाल और बिहार की संयुक्त अफगान सेना के साथ होता है। संयुक्त अफगान सेना के साथ इसका युद्ध होता है 1529 में। इसमें भी बाबर विजयी होता है और 26 दिसंबर 1530 को ये मर जाता है। 26 में इसकी मृत्यु होती है, 30 में जो है भैया हुमायूं शासक बन जाता है, 30 दिसंबर 1530 को। बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को पहले तो आराम बाग में, मतलब आगरा में आराम बाग में दफनाया गया था। फिर इसकी इच्छा ये थी कि मेरे शव को जो है काबुल में जाकर दफनाया जाए, तो फिर इसके शव को जो है काबुल में जाकर दफनाया गया था। बाबर की आत्मकथा आपका नाम था उसका तुजुक ए बाबरी। बाबर की आत्मकथा का नाम क्या था? पूछा जाता है ये भी, तुजुक। कहां गई भैया? तो तुर्की भाषा लिखी हुई है, तुजुक ए बाबरी। ठीक है ना, तुजुक ए बाबरी है और किस भाषा में लिखी हुई है? तुर्की भाषा में लिखी हुई है। ये कई बार पूछा गया है, तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई है? तो तुजुक ए बाबरी जो है तुर्की भाषा में लिखी गई है। इसने आपका विजयनगर साम्राज्य का जिक्र किया था, कृष्णदेवराय का। ये मैंने आपको विजयनगर साम्राज्य पढ़ाते हुए पढ़ाया था। विजयनगर साम्राज्य का जिक्र किया गया था और दूसरा मेवाड़ राज्य का जिक्र था। ये कहता था कि आपका भारत में केवल 2 ही हिंदू राज्य हैं। आवाज तो साफ आ रही है ना? बिल्कुल क्लियर है आवाज? आवाज बिल्कुल क्लियर है भाई आप लोगों की? अरुण चौहान वेलकम बैक। ठीक है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें जो कहां तक थे हम? विजयनगर। तो विजयनगर साम्राज्य और आपका राणा सांगा के बारे में ही कहता है कि यहाँ पर 2 ही हिंदू साम्राज्य हैं, बाकी तो छोटी छोटी रियासतें हैं। इसके बाद बाबर ने अपना तुजुक ए बाबरी में ही एक बात और कही थी कि भारतीय लड़ना मतलब मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। दरअसल होता क्या है, लड़ाई का एक सिंपल सा सिद्धांत है, यदि आप हार रहे हैं तो पीछे हट जाइए, बाद में
जैसे ही आप लोग रिफोर्समेंट आएगा या फिर आपके पास दोबारा से शक्ति आएगी, आप दोबारा से लड़ लीजिए। यही सिद्धांत रहा है, जितने भी मुस्लिम शासक रहे उनका यही सिद्धांत रहा है, अंग्रेज जितने भी रहे उनका भी यही सिद्धांत रहा है। लेकिन भारतीयों का सिद्धांत क्या था? या तो जीतेंगे या फिर मर जाएंगे। तो आपका बाबर ने यही अपनी आत्मकथा में लिखा था कि भारतीय जो है लड़ना नहीं जानते, बल्कि क्या जानते हैं? मरना जानते हैं। ठीक है। बाबर को उसकी उदारता के कारण कलंदर कहा जाता था। मैंने अभी आपको अभी पढ़ाते हुए बताया था इसी क्लास में, दरअसल इसी क्लास में कहूं या पिछली क्लास में कहूं, क्योंकि बीच में क्लास कट हो गई थी। ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि इसको कलंदर कहा जाता था, जबकि लाख बख्श किसको कहा जाता था? लाख बख्श कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, आगे चलते हैं। बाबर ने कहा है कि भारतीय मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। ये मैंने आपको बता दिया। हुमायूं 1530 से 1540, फिर 1555 से 1556। दरअसल बीच में इसका निर्वासन काल रहा है, ये भारत से भाग गया था और उसके बाद दोबारा से विजय होता है। तो यहां पर देखते हैं इसका राज्याभिषेक कब हुआ था? 26 दिसंबर को तो इसकी मृत्यु होती है बाबर की, 30 दिसंबर को इसका राज्याभिषेक होता है। ठीक है, इसका राज्याभिषेक 26 दिसंबर 1530 को, बाबर की मृत्यु के बाद 30 दिसंबर 1530 को होता है। 4 दिन का शोक मनाता है। इसके बाद 1539 में हुमायूं चौसा के युद्ध में शेर खान है उस समय पर नाम, शेर शाह सूरी बाद में पड़ेगा, शेर खान से पराजित हो जाता है। कब? 1539 में। युद्ध का नाम चौसा, डेट जरूर याद रखें, 1539 युद्ध है चौसा। किस किस के बीच होता है? हुमायूं वर्सेस शेर खान। ठीक है ना? और इसमें विजित कौन होता है? शेर खान इसमें विजित हो जाता है। उसके बाद 1540 में कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। 1540 में कब होता है जी? 1540 में कन्नौज या फिर बिलग्राम का युद्ध होता है जी। किस किस का युद्ध होता है? बिलग्राम का। इसमें भी आपका हुमायूं पराजित हो जाता है और आगरा और दिल्ली से भी भागना इसको पड़ जाता है। इसके बाद सिंध की तरफ चला जाता है। सिंध में आपका हिंदाल के धार्मिक गुरु थे मीर बाबा। कौन थे भैया? मीर बाबा। इनकी पुत्री थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम से किसका विवाह हो जाता है? हुमायूं का। और 1541 में इनका विवाह होता है। 1542 में आपका अकबर जो है अमरकोट के वीरसाल के यहाँ पर पैदा हो जाता है, क्योंकि उस समय पर हुमायूं तो चला गया था शादी करने के बाद। फिर आपका 1542 में किसके यहाँ पर थे? ये उस समय पर अमरकोट के राणा के यहाँ पर शरण लिए हुए थी। वहां पर आपका 1542 में राणा वीरसाल के यहाँ पर, किसके यहाँ पर? राणा वीरसाल के यहाँ पर अकबर का जन्म होता है। फरवरी 1555 में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार किया। कौन से में? फरवरी 1555 में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार किया। उसके बाद मई 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में, किसके युद्ध में? मच्छीवाड़ा के युद्ध में संपूर्ण पंजाब पर अधिकार हो जाता है। किसका? हुमायूं का। याद रखना 1555 का शासन काल जो है हुमायूं के लिए बिल्कुल स्वर्ण काल है। जितनी भी विजय है सबके सब 55 में करता है, 56 में अपना चला जाता है। कहां के लिए? जन्नत के लिए। ठीक है, अब जन्नत कह लो या पता नहीं कहां गया होगा, लेकिन चला गया था, बहरहाल धरती छोड़ के चला गया था। तो फरवरी 1555 में हुमायूं ने लाहौर पर अधिकार कर लिया। मई 1555 में मच्छीवाड़ा के युद्ध में आपका संपूर्ण पंजाब पर अधिकार कर लिया। उसके बाद 1555 में ही सरहिंद के युद्ध में अफगान सुल्तान सिकंदर सूर को पराजित कर दिल्ली पर इसने अधिकार दोबारा से कर लिया। और 23 जुलाई को, कब भैया? 23 जुलाई को यह सिंहासन पर बैठता है। 23 जुलाई 1555 को दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके आगे चलते हैं जी। जनवरी 1556 को दीन पनाह की भवन, जो इसने एक भवन बनवाया था दीन पनाह दिल्ली में, उसकी सीढ़ियों से, मतलब उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से लुढ़कता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। एक राइटर इसके बारे में बोलता है, हुमायूं जिंदगी भर उड़कता रहा और उड़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। जिंदगी भर बेचारा इधर से उधर उड़कता रहा, यहाँ से ईरान, ईरान से कभी सिंध, ठीक है, रुड़कता हुआ बेचारा वापस आया और फिर रुड़क कर इसकी मृत्यु हो गई। हुमायूं नामा की जो रचना है, ये कई बार पूछा गया है। हुमायूं नामा की रचना हुमायूं ने नहीं की थी, बल्कि इसकी बहन थी, यानी कि बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम। कौन है भैया? गुलबदन बेगम। ठीक है ना? गुले है, सॉरी,
गुलबदन बेगम ने इसकी रचना की थी, जो आपकी हुमायूं की बहन थी। आगे चलते हैं जी। शेर शाह सूरी 1540 से 1545। बचपन का नाम क्या था भैया? आप शेर शाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम था फरीद। शेर शाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? फरीद। कई बार पूछा गया है। खान लोहानी, किसने भैया? खान लोहानी ने इनको शेर शाह की उपाधि दी थी, सॉरी शेर खान की उपाधि दी थी। कन्नौज या फिर जो मैंने आपको बताया था बिलग्राम, 1540 वाला युद्ध, कन्नौज या फिर बिलग्राम विजय के बाद इसने शेर खान की जगह क्या रख लिया था अपना नाम? शेर शाह। क्या रख लिया था अपना नाम? शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी इसने। आगे चलते हैं। उत्तर पश्चिम की सुरक्षा के लिए रोहतासगढ़ किले का निर्माण कई बार पूछा गया है कि रोहतासगढ़ का किला किसने बनवाया था? तो रोहतासगढ़ का जो किला है वो किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी ने बनवाया था। उसके बाद कालिंजर के युद्ध के घेरे के दौरान तोप के गोले के फटने से शेर शाह सूरी की मृत्यु हो जाती है। यहाँ पर बेचारा बड़ा ही कॉमेडियन सीन रहा है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई बार कार्टून मूवी देखी है, उसमें इधर से तोप चलाएंगे, वो दीवार से टकराएगी और वापस किसके ऊपर आ जाती है? जिसने तोप चलाई है। ठीक है ना? तो बिल्कुल इसके साथ बेचारे के शेर शाह सूरी के साथ ऐसे ही कांड हुआ। ये कालिंजर का किला का घेरा डाले हुआ था, बहुत अच्छा तोपची था, खुद भी तोपची था। तो इसने जब कालिंजर के किले पर तोप चलाई तो उसके बाद वो गोला उससे टकराया दीवार से और वापस आकर कहां गिर गया? शेर शाह सूरी के पास में। और वहां पर इसका रखा हुआ था गोला बारूद। उस गोला बारूद में आग लग जाती है और बेचारे शेर शाह सूरी इस धरती को अलविदा कह देते हैं। ठीक है। शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र इस्लाम शाह है, ये गलत लिखा हुआ है, इस्लाम, ई बनेगा इसमें, इस्लाम शाह 1545 से 1553 तक आपका शासक रहता है। इसके बाद अपनी राजधानी, हाँ जी, ये यहां पर ये मोस्ट चीज है, इस्लाम शाह में अपनी राजधानी भैया आगरा से ग्वालियर ले जाता है। यहां पर ये गौर करने वाली बात है, देख लो राजधानी परिवर्तन अगर देखा जाए सल्तनत काल और दिल्ली में भी, तो पहले लाहौर से आई दिल्ली, दिल्ली से गई आगरा, और आगरा से जो चली गई भैया कहां चली गई? ग्वालियर। ठीक है ना? लेकिन फिर से आपकी वहीं पर आगरा आ जाएगी ये, जैसे आपका मतलब अकबर आएगा, अकबर फिर से दोबारा से फतेहपुर सीकरी बनाएगा। लाहौर जो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। उसके बाद इल्तुतमिश जो लेकर आया, दिल्ली लेकर आया। दिल्ली के बाद जो आगरा ले गया सल्तनत काल में ही सिकंदर लोधी ले गया। सिकंदर लोधी के बाद आपका आगरा ही चल रही है अभी और उसके बाद आगरा से कौन ले गया? ग्वालियर। ग्वालियर कौन ले जा रहा है? इस्लाम शाह। सॉरी। उसके बाद शेर शाह ने शुद्ध चांदी का रुपया चलाया। कई बार पूछा गया शेर शाह ने क्या चलाया था? शुद्ध चांदी का रुपया। चांदी का रुपया जो चलाया था किसने चलाया था? शेर शाह सूरी ने चलाया था। और तांबे का क्या चलाया था जी? दाम। तांबे का क्या चलाया था जी? दाम। अगर मैं आपसे पूछूं इल्तुतमिश ने चांदी का इसका तांबे का क्या चलाया था? जल्दी से कमेंट में बताइए, पढ़ा चुका हूं मैं अभी। इल्तुतमिश ने, मैंने आपको बताया था, संजीव कुमार, टका तो भैया चांदी का था, टका तो चांदी का था। निशांत भी टका ही लगाने लगे, सब टका पे आ गए। अब तो टका चांदी का था, जीतल था इसका। ठीक है, जीतल था इसका ये। ठीक है, चलते हैं आगे। अकबर की अगर बात करें तो 1556 से 1605 तक रहता है अकबर। वास्तविक नाम अकबर का क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या नाम था इसका? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका वास्तविक नाम था।
पंजाब के गुरदासपुर जिले में, पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर में, कहां पर, पंजाब के गुरदासपुर जिले में कालानौर में हुमायूं की मृत्यु के समाचार प्राप्त होने पर इसको भैया बैरम खान ने क्या बना दिया था, शासक बना दिया था। और वहीं पर इसने क्या करा, ईंटों का एक सिंहासन बनाया और उसी पर अकबर को बैठाकर क्या कर दिया था, राज्याभिषेक कर दिया था। तो इसका राज्याभिषेक जो है दिल्ली या आगरा में नहीं हुआ, बल्कि कहां पर हुआ, गुरदासपुर जिले में कालानौर में हुआ था, और जहां पर आपका पंजाब में। उस समय पर ये युद्ध में गए हुए थे, तो मतलब वैसे तो बहुत छोटी उम्र में था युद्ध का मतलब, युद्ध तो इनको केवल पीछे से देखना होता था, युद्ध में तो सेना लड़ती थी, इनके सेनापति लड़ते थे। उसके बाद जो इनके विश्वसनीय होते थे, यदि युद्ध हारते थे तो इनके राजा को लेकर पीछे से ही भाग जाया करते थे। तो 13 वर्ष की आयु में ये जो है शासक बन जाता है। और वहां पर एकदम से, क्योंकि स्थायित्व उस समय तक मुगल साम्राज्य ने पकड़ा ही नहीं था, तो बैरम खां बहुत ज्यादा देर नहीं करता है, जैसे ही उसको समाचार मिलता है तुरंत ही इसको क्या बना दिया जाता है, शासक बना दिया जाता है। और शासक बनाने के लिए वहां तक भी आने की आवश्यकता नहीं देखता, क्योंकि सेना इसके पास वहां पर थी, तो क्या करता है, वहीं पर ही अपना उसका राज्याभिषेक कर देता है। कभी ऐसा ना हो कि जब तक हम दिल्ली पहुंचे तब तक वहां पर तख्ता पलट हो जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। नवंबर 1556 में अकबर और हेमू की सेना के बीच आपका युद्ध होता है। ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है। कौन सा, 1556। बहुत बार पूछा गया सवाल है, क्योंकि 1500 किसमें आपका 1526 में आपका युद्ध होता है, कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध। और 1556 में जो होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध होता है। क्या बोला जाता है इसको, पानीपत का द्वितीय युद्ध। 1526 में जो युद्ध होता है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है, जबकि 1556 में जो युद्ध होता है वो आपका अकबर और हेमू की सेना के बीच होता है। ठीक है। और जी आपका आदिल शाह सूर ने हुमायूं को नहीं, हेमू है भैया, ये क्या है, ये हेमू, इसको काट दें। हेमू को विक्रमादित्य की उपाधि इसलिए दी थी क्योंकि 24 लड़ाई लड़ा था, जिनमें से 22 ये जीता था। ठीक है ना। कौन, हेमू जो है आदिल शाह सूर का सेनापति था, लेकिन एक तरीके से देखा जाए तो सर्वे सर्वा था। ठीक है, आगे चलते हैं। और इस लड़ाई को भी जीतने ही वाला था। हकीकत तो यह है कि आपका पानीपत के द्वितीय युद्ध को भी ये जीतने ही वाला था, लेकिन इत्तेफाक से उसके आंख में एक तीर आकर लग जाता है, जिससे वो बेहोश होकर हाथी से नीचे गिर जाता है और मुगल सेना इसको उठाकर ले जाती है, और इसकी सेना जो है एकदम से हड़कंप मच जाता है और भागदड़ मच जाती है। उसके बाद है जी आपका आमेर के राणा भारमल या बिहारी मल ने राजपूत शासकों में सबसे पहले अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अकबर की अगर अधीनता देखी जाए तो राजपूत शासकों में देखा जाए तो भारमल या बिहारी मल ने इसकी अधीनता स्वीकार की थी, और इसी की लड़की जो थी आपका हरक्खा बाई, इसी से इन्होंने इसकी शादी कर दी थी। ठीक है। और अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुश्किल से 15 मिनट में आपकी ये पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगी, मतलब 8-15 तक आपका ये समाप्त हो जाएगा। ठीक है। भारमल याद रखना, यहाँ पर कुछ बच्चे तो बड़ा विरोध करेंगे अब भी शायद, लेकिन मैं आपको कई बार पढ़ा चुका हूं कि इसकी वाइफ का नाम हरक्खा बाई था, जोधा बाई सलीम की वाइफ का नाम था। जोधा बाई किसकी वाइफ थी, सलीम, सलीम मतलब इसके लड़के की वाइफ थी। ठीक है। इसके आगे चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध केवल मेन चीज मैं आपको बताऊंगा। हल्दी घाटी का युद्ध 1576, ये डेट जरूर याद रखना। मैंने तक आपको 1526 बताई है, दूसरी 1556 बताई है, तीसरी आपकी 1576 आ गई है। ये आपका प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, पानीपत का प्रथम, पानीपत का द्वितीय, ये आपका हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और किसके बीच हुआ था, अकबर के बीच हुआ था। इसमें जो है अकबर बनाम महाराणा प्रताप, इसमें महाराणा प्रताप जो है पराजित हो जाते हैं। इसमें यह जानने वाली बात है जो आपसे पूछी जा सकती है और ज्यादातर बच्चों को पता भी नहीं होगा कि मुगल सेना का नेतृत्व जो आपका कौन कर रहा था, आसफ खां और मानसिंह, आसफ खां और मानसिंह कर रहा था, जबकि महाराणा प्रताप की जो सेना थी उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हकीम खां सूर। ये एक अफगान सेनापति था। ठीक है ना, हकीम खां सूर, मतलब आपका महाराणा प्रताप की जो सेना का प्रतिनिधित्व कर रहे थे या सेना का जो आपका नेतृत्व कर रहे थे वे एक मुस्लिम थे, जबकि अकबर का जो सेनापति था वो कौन था, हिंदू था। आगे चलते हैं जी। गुजरात विजय आपकी 1572 से 1573 है, 1572 से 1573
73 रही है। गुजरात विजय इसकी सबसे तीव्रगामी विजय रही है, सबसे जल्दी पहुंच मतलब तीव्रगामी जो विजय रही है आपकी कौन सी रही है? गुजरात विजय रही है। अकबर ने इस विजय के उपलक्ष्य में आपका फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण भी करवाया था। और अकबर ने जो है सबसे पहले समुद्र जो देखा था कैंपबे या फिर खंबात, गुजरात विजय के समय पर ही कैंपबे या फिर खंबात में जो है इसने सबसे पहले समुद्र देखा था। और वहीं पर ये आपका पुर्तगालियों से भी इसने भेंट की थी। किनसे भेंट की थी इसने? पुर्तगालियों से इसने भेंट की थी। आगे चलते हैं। मुगलों में अकबर प्रथम था जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया। मुगलों में आपका पहला था आपका कौन? अकबर, जिसने दक्षिण भारत का अभियान किया था। और अगर सल्तनत काल की बात की जाए तो अलाउद्दीन खिलजी रहेगा, जो कि आपका दक्षिण पर आक्रमण करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अकबर के समकालीन दक्षिण भारत में 4 राज्य हुआ करते थे, खानदेश, अहमदाबाद, बीजापुर तथा गोलकुंडा। इसमें खानदेश को छोड़कर बाकी सबने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर की खानदेश को छोड़कर अन्य सभी ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। दक्षिण विजय के बाद ही अकबर ने सम्राट की पदवी, मतलब अकबर जो है आपका सम्राट की पदवी जो धारण करता है, कब करता है? जब ये दक्षिण विजय कर लेता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसने दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी प्रथा अपनाई। इसने दशमलव पद्धति पर आधारित मनसबदारी प्रथा अपनाई थी। आगे चलते हैं। मनसबदारी प्रथा बहुत ज्यादा पूछी जाती है। मनसबदारी प्रथा किसने अपनाई थी? अकबर ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी भैया? अकबर ने। अगला है 1562 में युद्ध बंदियों को, ये क्रम जरूर याद रखना इसका। 1562 से शुरुआत करते हैं हम इसकी क्रम की। 1562 में युद्धबंदियों को दास बनाना खत्म कर दिया था। 63 में तीर्थ यात्रा कर खत्म कर दिया था। 64 में इसने जजिया कर भी खत्म कर दिया था। तो 62, 63 और 64। 62 में आपका युद्धबंदी को दास बनाना खत्म, 63 में तीर्थ यात्रा का कर खत्म, और आपका 64 में जजिया कर भी ये खत्म कर देता है। उसके बाद 1576 में आपका इबादत खाना, आबादत नहीं है भैया, इबादत है। 1576 में इबादत खाना मतलब एक भवन है फतेहपुर सीकरी में। आप जब जाएंगे तो आपको दिखाई देगा, वहां पर इबादत खाना बना हुआ है। वहां पर ऊपर सम्राट बैठता था, नीचे जो है धर्मगुरु बैठा करते थे। पहले तो मुस्लिम धर्मगुरु ही बैठते थे। उनमें जब विवाद इसने देखा तो इसने समझ में आया कि यहाँ पर केवल एक धर्म के बैठने से जो वास्तविक धर्म का ज्ञान है वो हमको ज्ञान नहीं होगा। तो इसने सभी धर्मों के लिए फिर ये खोल दिया था। तो वहां पर धर्मों के लोग जो है अपने धर्मों के बारे में, अच्छाई बुराई के बारे में चर्चा किया करते थे। अकबर जो है ऊपर बैठकर उनको सुना करता था। तो आपका 1576 में आपका इबादत खाने की स्थापना करता है। बृहस्पतिवार को यहाँ धार्मिक आयोजन किया जाता था। तब किया जाता था बृहस्पतिवार में। उसके बाद 1579 में मजहर की घोषणा करता है। मजहर की घोषणा में क्या होता है कि जो भी धार्मिक निर्णय होंगे उनमें अंतिम फैसला निर्णय जो होगा राजा के पास होगा, मेरे पास होगा। मतलब मजहर के मसौदे का जो प्रारूप है वो शेख मुबारक ने तैयार किया था। शेख मुबारक कौन था? फैजी और अबुल फजल का पिता था। दीन ए इलाही की स्थापना करता है, फिर एक नया धर्म ही बना देता है, दीन ए इलाही। 1582 में क्या करता है? दीन ए इलाही की स्थापना करता है, या फिर एक नवीन धर्म की स्थापना करता है। और इसका जो प्रधान पुरोहित होता है दीन ए इलाही का प्रधान पुरोहित जो होता है वो होता है जी अबुल फजल। कौन होता है प्रधान पुरोहित? अबुल फजल। और इसमें जो शिक्षा दी जाती है वो रविवार को दी जाती है, याद रखना। इबादत खाने में जो आपका धार्मिक बहस या धार्मिक जो आयोजन होता था वो बृहस्पतिवार को है, जबकि किसमें? दीन ए इलाही में जो दीक्षा दी जा रही है वो कब दी जा रही है? रविवार को। ठीक है। केवल बीरबल ने ही दीन ए इलाही स्वीकार किया था। किसने भैया? केवल बीरबल ने ही दीन ए इलाही स्वीकार किया था हिंदुओं में अगर देखा जाए दीन ए इलाही। बाकी जो आपका तोडरमल नहीं है भैया, टोडरमल है। टोडरमल और आपका मानसिंह जैसे विश्वसनीय लोगों ने भी इसको स्वीकार करने से मना कर दिया था। आगे चलते हैं जी। अकबर ने राम सीता प्रकार के, किस प्रकार के? राम और सीता प्रकार के सिक्के। यहां पर एक चीज और नोट कर लें, अगर लक्ष्मी की मूर्ति यदि किसी के सिक्कों पर पाई जाती है तो वो मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर पाई जाती है। मोहम्मद गोरी के सिक्कों के एक तरफ कलमा और एक तरफ मां लक्ष्मी की
तस्वीर मिलती थी। जबकि अकबर के सिक्कों पर आपका कौन सा, राम सीता, मतलब इसमें जो है सिक्के के एक तरफ राम और सीता की मूर्ति दिखाई देती है। अकबर ने गज ए सिकंदरी की जगह पर 41 अंगुल का गज ए इलाही, ठीक है ना, गज ए इलाही, जबकि गज ए सिकंदरी कितना था, 39 अंगुल का, किसने चलाया था, सिकंदर लोधी ने चलाया था। और ये किस चीज का इस्तेमाल करता है, गज ए इलाही। उसके बाद शेर शाह द्वारा जारी किया गया पट्टा और कबूलियत को ये झुका तो रखता है। तो एक बार तो ये पूछा था पट्टा और कबूलियत किसने प्रारंभ की थी, तो पट्टा और कबूलियत जो है शेर शाह सूरी ने प्रारंभ की थी। अकबर के 9 रत्न, 9 रत्न मैंने कल आपको उनके भी पढ़ाए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के, जिनका नाम था विक्रमादित्य, ठीक है ना। और 9 रत्न आपका अकबर के भी हैं, जिनमें आपका कौन कौन है जी, बीरबल है, एक बार देख लेते हैं बस। 9 रत्नों में आपका एक कौन है, बीरबल है, अबुल फजल है, टोडरमल है, तानसेन है, मानसिंह है, अब्दुल रहीम खाने खाना है, भैया गलत लिखा हुआ है, अब्दुल रहीम खाने खाना है। उसके बाद फैजी है, मुल्ला दो प्याजा है, ऐसा लग रहा है जैसे पनीर दो प्याजा हो, ठीक है, मुल्ला दो प्याजा है, हकीम हुकाम, ये हकीम हुकाम ही है, सही है, ये हकीम हुकाम। तो कुल मिला के आपके 9 लोग हो गए, 9 रत्न हो गए। और ये जो है इनका जो है कुक था, ये हकीम हुकाम जो है कुक हुआ करता था। अब आ जाते हैं जहांगीर। जहांगीर मुश्किल से 2-3 मिनट में 1605 में ये जो है फतेहपुर सीकरी में इसका राज्याभिषेक होता है। इसका जो वास्तविक नाम था सलीम था। ये सप्ताह में 2 दिन, हाँ जी, ये याद रखना, ये पूछा जाता है कि कौन सा शासक उसमें ज्योतिष में विश्वास रखता था। तो ज्योतिष में जो विश्वास रखता था आपका जहांगीर ही था। ये हर दिन अपने अलग अलग कलर के कपड़े पहना करता था, ठीक है। और सप्ताह में 2 दिन तो ये जो है मीट पर, मतलब पशु हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा था इसने। एक रविवार था, एक गुरुवार था, एक तो रविवार को और एक आपका गुरुवार को। गुरुवार को तो इसकी उसका दिन होता है राज्याभिषेक का, किसका, जहांगीर का। और रविवार भैया अकबर के पैदा होने का दिन था। तो इन दिन में ये भैया ना तो मीट खाता है और ना ही मीट खाने देता है। इसने आगरा के किले में एक न्याय की जंजीर लगवाई थी। चलो जी, न्यायप्रिय शासक भी कहते हैं इसको। अगला आ जाता है शहजादा खुसरो। शहजादा खुसरो का विद्रोह। शहजादा खुसरो का विद्रोह मतलब जब जहांगीर शासक बना तो खुसरो भी इतना बड़ा था कि वो शासक बन सके, तो वो जो है विद्रोह कर देता है कि शासक मैं बनूंगा। लेकिन इसके विद्रोह को दबा दिया जाता है। लेकिन बेचारे कौन, अर्जुन देव, गुरु अर्जुन देव फालतू में ही इनको सजा मिल जाती है। ये जो है खुसरो का सपोर्ट कर देते हैं। और ये आपका किनके, सिखों के 5वें गुरु थे, गुरु अर्जुन देव जी। इनको जो है आपका जहांगीर फांसी की सजा दे देता है, मृत्युदंड दे देता है। किस लिए, खुसरो का सपोर्ट करने के लिए। उसके बाद 1611 में नूरजहां से शादी कर लेता है ये। नूरजहां का जो वास्तविक नाम है मेहरुनिसा। नूरजहां का जो वास्तविक नाम है क्या है, मेहरुनिसा इनका वास्तविक नाम है नूरजहां का। और आपका क्या लिखा हुआ है, ठीक है। और ये नूरजहां का दूसरा नाम नहीं है बल्कि इनके पिता का नाम, नूरजहां के पिता का नाम, नूरजहां के पिता। नूरजहां के पिता का नाम पूछा गया इसलिए लिखा हुआ है बस यहाँ पर, गयास बेग। नूरजहां के पिता का नाम क्या था, गयास बेग। और इनकी उपाधि थी एतमादुद्दौला। एक आध जगह तो आपका सवाल आया है इनके पिता का नाम, और ऑप्शन में एतमादुद्दौला को ही सही माना गया है क्योंकि वहां पर गयास बेग ऑप्शन में था ही नहीं। वैसे आपका एतमादुद्दौला इनकी जो है उपाधि थी, ठीक है। आगे चलते हैं। इसके शासन काल में कैप्टन हॉकिंस, ये आपका पूछा जा सकता है, इनके शासन काल में कौन आया था जी, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस आया था। और कैप्टन हॉकिंस इनसे आगरा के किले में मिला। कहां पर मिला, आगरा के किले में मिला। और उसने जो है फारसी में बात की थी। तो फारसी में बात करने के कारण वो बात खुश हो गए, कौन, जहांगीर। और इनको इंग्लिश खान की उपाधि दे दी थी। किसकी उपाधि दे दी थी, इंग्लिश खान की उपाधि किसको दे दी थी, कैप्टन हॉकिंस को। और मनसब भी प्रदान किया था अपना। आगे चलते हैं, टॉमस रो। फिर आता है जी भैया टॉमस रो, जहांगीर के दरबार में आया था और ये इससे अजमेर में मिला। कहां पर मिला था, अजमेर में मिला था। जहांगीर की मृत्यु 1527 में हुई। इसे लाहौर के निकट यानी कि कहां पर, सादरा में। एक बार आपसे क्वेश्चन पूछा गया था निम्नलिखित में से किस बादशाह को भारत से बाहर दफनाया गया था, तो उसमें ऑप्शन में जहांगीर था। वैसे अगर देखा जाए
तो अंतिम शासक मतलब आपका अगर बहादुर शाह जफर की बात करें तो वो भी भारत से बाहर ही उसको दफनाया गया था, रंगून में, क्योंकि उसको रंगून में ही जेल में बंद था, रंगून में ही उसकी मृत्यु हो गई थी, तो वहीं पर उसको दफना दिया गया था। तो रावी यानी कि सादरा में रावी नदी के किनारे इसको दफनाया गया था। सादरा जो है लाहौर में, कभी दिल्ली वाले सादरा की बात कर लो आप, यहाँ पर लिखा हुआ भी है लाहौर के निकट सादरा में। जहांगीर के समय को चित्रकला का आपका स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका चित्रकारिता का स्वर्ण युग। अब आ जाते हैं जी शाहजहां। शाहजहां का वास्तविक नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। खुर्रम और खुसरो बड़े कंफ्यूज होते हैं। खुसरो वो था जिसने विद्रोह किया था, उसकी तो हत्या करवा देता है खुर्रम। पहले अंधा करवाता है, फिर उसकी हत्या करवा देता है। किसकी? खुसरो की। ये था खुर्रम। ठीक है। विवाह किससे होता है? अंजुमन बानो बेगम से इसका विवाह होता है। अंजुमन बानो बेगम से भैया इसका विवाह होता है, जिसको आप लोग मुमताज महल के नाम से भी जानते हैं। इसने राजधानी जो है आगरा से दिल्ली, दिखाई दे रहा है, आगरा से दिल्ली जो है राजधानी को दोबारा से ले आएगा, आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर ली। इसके समय में कंधार, कंधार भैया क्या होता? कंधार मुगलों के और ईरान के बीच युद्ध का एक प्रमुख कारण बना रहता था। कंधार, कंधार पर कभी ईरान का शाह शासन कर लेता था, कभी मुगल शासन कर लेते थे, लेकिन फाइनली कंधार जो है मुगलों के हाथ से किसके शासन काल में निकल गया था? आपका शाहजहां के शासन काल में कंधार जो है अंतिम रूप से मुगलों के हाथ से निकल गया था। ये क्वेश्चन भी आपका एक बार पूछा गया है। आगे चलते हैं। कविद्राचार्य, यहां पे रे निकला हुआ है भैया इसमें, कविद्राचार्य। एक कविद्राचार्य थे भैया, कविद्राचार्य। कविद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। कौन थे भैया? कविद्राचार्य। गुरु कविद्राचार्य भी कई जगह लिखा हुआ है। गुरु कविद्राचार्य शाहजहां के आश्रित कवि थे। और ये भैया ब्रज भाषा, कौन सी भाषा? ब्रज भाषा और किसके? अवधि के अच्छे कवि भी माने जाते हैं। कविद्राचार्य के कहने पर ही, मतलब कविद्राचार्य ने आपका कविद्रा कल्प लता भी लिखी है, जो कि शाहजहां की प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा में, शाहजहां की प्रशंसा की थी। किसने की थी? कविद्र कल्पलता, कविद्र कल्पलता में जो है आपका शाहजहां की प्रशस्ति है। और कविद्राचार्य के कहने पर ही शाहजहां ने क्या कर दिया था? जजिया कर को, तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। किसको हटा दिया था? तीर्थ यात्रा को। इन्होंने, इनके कहने पर ही बादशाह ने किसको हटा दिया था? तीर्थ यात्रा कर को हटा दिया था। शाहजहां ने ताजमहल को दिल्ली की जामा मस्जिद, दीवाने आम, दीवाने खास, ठीक है ना, शीश महल आदि इमारतों का निर्माण करवाया था। उसके बाद आपका इसी के शासनकाल में किसने? दारा सिखो। दारा सिखो जो है इनका बड़ा लड़का था। दरअसल इनके 4 लड़के थे, एक दारा सिखो और एक औरंगजेब, 2 और थे, मुराद वगैरह भी इसका लड़का था ये, ठीक है ना। उपनिषदों का, दारा सिखो जो है बहुत ही लिबरल शासक रहा है और हिंदू ग्रंथों को पढ़ने लिखने वाला शासक रहा है दारा सिखो। उसके बाद आपका उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, कौन सी भाषा में? फारसी में अनुवाद जो करवाता है शाहजहां के शासनकाल में करवाता है दारा सिखो। ये क्या लिखा हुआ है आपका? शहजादे। अच्छा, शहजादे दारा सिखो, ठीक है ना। शहजादे दारा सिखो जो है उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराते हैं सिर ए अकबरी शीर्षक से। क्या शीर्षक था जी उनका उपनिषदों का जो आपका फारसी में अनुवाद करवाया था इन्होंने? सिर ए अकबर। क्या नाम था भैया? सिर ए अकबर। दारा सिखो 52 उपनिषदों के अनुवाद करवाते हैं। उसके बाद दारा को उनकी उदारता के कारण लेनपुल ने, किसने? लेनपुल एक राइटर रहा है, इतिहासकार, लेनपुल ने लघु अकबर, सॉरी मैंने अकबर द्वितीय बता दिया था शायद पिछली क्लास में, ये यहाँ पर कौन सी उसकी लेता है? ये लघु अकबर। कौन सा? लघु अकबर। और एक को जाता है सल्तनत काल का अकबर। किसको? सल्तनत काल का अकबर। किसको कहा था भैया सल्तनत काल का अकबर? बताएंगे? कमेंट में बता दो अगर यदि आप लोगों ने क्लास देखी है तो, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूं, इतने आप लोग बताइए। अकबर मतलब सल्तनत काल का अकबर किसको कहा था? शहजादा ने दारा को शाह बुलंद, शाहजहां ने जो दारा सिखों को
शाह बुलंद इकबाल, किसके भैया? शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी थी। आगे चले, मज्म उल बहरीन, ये मज्म उल बहरीन जो है इसकी दारा सिखों की मूल रचना है, जो उसके द्वारा खुद के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक का आंसर आ गया है। कृतिका बिल्कुल फिरोज शाह, दीपा रानी फिरोज शाह, कल्पना फिरोज शाह तुगलक, शिखा राजपूत, कल्पना फिरोज शाह तुगलक, बिल्कुल ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। शहजादा सॉरी आपका शहंशाह क्या नाम? शाहजहां। शाहजहां ने जो है, शाहजहां ने बलवन द्वारा, बिल्कुल मैंने आपको वहां बताया था, शाहजहां ने बलवन द्वारा प्रारंभ की गई सिजदा और पैबोस प्रथा को क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया। याद रखना, नवरोज त्योहार आगे जाके खत्म करेगा कौन? औरंगजेब। आ गया भैया औरंगजेब। बस इसके बाद आपका ये खत्म, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा। शाहजहां के शासनकाल में औरंगजेब कहां का? दक्कन नहीं, दक्कन। कहां का? दक्कन। दे है ये, दक्कन का सूबेदार था धर्मट। धर्मट के युद्ध में 15 अप्रैल 1658 में औरंगजेब बनाम दारा सिखों, मतलब औरंगजेब जो है दारा सिखों को पराजित कर देता है। दारा सिखों नहीं है, दारा सिखों है, सीख है हो, ठीक है। आगे चलते हैं, सामूगढ़ का युद्ध, इन दोनों का केवल तारीख याद रखनी है, बहुत ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है। सामूगढ़ के युद्ध में भैया 1658 में ही औरंगजेब और मुराद दोनों भाई थे। ये भी औरंगजेब और इसका छोटा भाई था आपका मुराद। औरंगजेब और मुराद एक जगह हो जाते हैं और दारा सिखों को पराजित कर देते हैं। उसके बाद भैया ये अपना राज सिंहासन पर बैठ जाता है। एक पुरंदर की संधि और देखनी है औरंगजेब के शासनकाल में, पुरंदर की संधि 1665। ये आपका किसके साथ होती है? ये आपका शिवाजी के साथ होती है पुरंदर की संधि, ठीक है, इतना जरूर याद रख लेना। उसके बाद आपका औरंगजेब को शाही दरवेश या फिर जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे, ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन बनता है। ये या तो आपको 3 युद्ध याद रखने हैं, धर्मट का युद्ध, सामूगढ़ का युद्ध और आपका पुरंदर की संधि। उसके अलावा जो याद रखना है, इसमें जो आपका इसमें सबसे ज्यादा हिंदू सेनापति थे 33%। औरंगजेब के शासनकाल में कितने हिंदू सेनापति थे? 33% थे। उसके बाद बात की जाए तो अकबर में आपका 16% रहे हैं, और जबकि शाहजहां में आपके 24% रहे हैं जो हिंदू सेनापति थे। आगे चलें, 1769 को इसने जजिया कर को पुनः लगा दिया था। जजिया कर उसके बाद नहीं लगा था क्योंकि अकबर ने हटा दिया था, तो जजिया कर को दोबारा लगाने का जो काम करता है आपका 1679 में जो है आपका जजिया कर पुनः लगा देता है। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया। कलमा जो है आपका मुस्लिम धर्म का एक तरीके से कहा जाए मंत्र है, वो लिखा होता था, तो उसको हटवा दिया था। नौरोज त्योहार मनाना बंद कर दिया था, तुला दान करना बंद कर दिया था, और झरों का दर्शन भी इसने बंद कर दिया था। इसने अपनी पत्नी रबिया उद दौरानी के मकबरे का निर्माण कराया, जिसको कहा जाता है ताजमहल की भद्दी नकल, ठीक है ना। ये डेट याद रखने की आवश्यकता नहीं है। और इसको भैया बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। उसके बाद भैया आधुनिक भारत 1707 में आपका कौन चला जाता है? औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। बाकी आपका देखते हैं कल, यदि समय मिला तो कल हम इसको देखेंगे, अन्यथा क्योंकि अब 2 दिन बाद तो एग्जाम है ही आप लोगों का, तो हो सकता है कि हम करंट अफेयर के क्वेश्चंस लाने की कोशिश करें, ठीक है। जो भी आपको होगा सूचित कर दिया जाएगा, पहले ही सुबह ही सूचित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।